प्यार का दावा, जुनून, सनक और फिर साजिश के साथ बलात्कार और खून। 90 के आखिरी दशक में कैपिटल दिल्ली को शर्मसार करने वाला प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड। आज के एपिसोड में हम 1996 में हुए इस हत्याकांड के केस को रीओपन करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों मार दिया गया था एक काबिल स्टूडेंट प्रियदर्शनी मट्टू को। प्यार, इश्क, सनक और साजिश की इस रियल मर्डर मिस्ट्री को जानने के लिए चलते हैं कोर्ट रूम में। ये कोर्ट और सभी लोग जानते हैं कि हत्या संतोष सिंह ने ही की है, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से उसे छोड़ा जा रहा है। ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं, बल्कि 1999 में इस केस की सुनवाई सुन रहे सेशन कोर्ट के जज जीपी थरेजा के हैं। याद करिए 20वीं सदी के अंतिम दशक को, यानी 1990 से लेके 2000 तक के दौर को। इसी दौरान इस देश की राजधानी दिल्ली में 3 बड़े मर्डर केस हुए और तीनों मर्डर इस देश की बेटियों के हुए थे। पहला 2 जुलाई 1995 नैना साहनी हत्याकांड, दूसरा 23 जनवरी 1996 प्रियदर्शनी मट्टू केस और तीसरा 30 अप्रैल 1999 जसिका लाल मर्डर केस। आज हम उस केस की बात करेंगे जिस केस की वजह से पहली बार इस देश की जनता के गुस्से ने कैंडल मार्च का रूप लिया, जिस केस के पहले फैसले ने लोगों का विश्वास हमारी जुडिशरी से उठा दिया था और जिस केस ने क्या आम आदमी और क्या खास आदमी सभी की आत्मा को रुला कर रख दिया था और ये सोचने में मजबूर कर दिया था कि क्या वाकई इस देश की बेटियां सुरक्षित हैं। आज हम 27 साल पहले की तारीख में जाने की कोशिश करेंगे और 23 जनवरी 1996 में हुए प्रियदर्शनी मट्टू केस की कहानी को बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इसी केस की वजह से इस देश के आम इंसान और सेलिब्रिटीज को रेप जस्टिस के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा था और इसी केस के लिए सबसे पहले बॉलीवुड के स्टार्स और आम जनता ने एक साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला था। साल 1996 का समय था। खूबसूरत श्रीनगर की वादियों में बाकी ब्राह्मण परिवार के साथ एक और परिवार रहा करता था। इसी परिवार की एक बेटी का नाम प्रियदर्शनी मट्टू था। प्रियदर्शनी मट्टू को उसके परिवार के लोग प्यार से प्रिया कहकर पुकारते थे और प्रिया की स्कूलिंग श्रीनगर से और ग्रेजुएशन में बीकॉम जम्मू से हुआ था। बचपन से ही इस लड़की ने एक सपना देखा था। ये अक्सर अपनी माँ से कहा करती थी, देखना माँ, एक दिन मैं इस देश की बहुत बड़ी वकील बनूंगी। इसी सपने को पूरा करने के लिए प्रिया ने कश्मीर को अलविदा कहा और दिल्ली में अपने चाचा के घर आ गई। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ का एंट्रेंस दिया और वहीं सिलेक्शन के बाद एडमिशन भी ले लिया। इसी कॉलेज में प्रिया के सीनियर बैच में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम संतोष सिंह था। इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि इसी नाम ने दरिंदगी की सारी सरहदों को पार कर दिया था। प्रियदर्शनी मट्टू कश्मीर से आई लड़की जो कि पढ़ने में जितनी ब्रिलियंट थी उतनी ही देखने में भी खूबसूरत थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन इसी खूबसूरती की वजह से उसकी जान चली जाएगी। समय चलता रहता है और कॉलेज में प्रियदर्शनी का पहला दिन भी आ जाता है और इसी दिन संतोष सिंह को प्रियदर्शनी पहली बार नजर आई। पता नहीं पहली ही नजर में ऐसा क्या हुआ कि संतोष ने प्रिया का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रियदर्शनी को मालूम था कि वो दिल्ली अपना करियर बनाने आई है, इसलिए वो बार बार संतोष को इग्नोर करने लगी। संतोष सिंह जो कि हाथ धोकर प्रियदर्शनी के पीछे पड़ा रहा, वो कोई सीधा साधा लड़का नहीं बल्कि एक पावरफुल फैमिली की बिगड़ी हुई औलाद था। संतोष सिंह के पिता का नाम था जेपी सिंह जो कि एक आईपीएस ऑफिसर और उस समय जम्मू कश्मीर में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर तैनात थे, जिनकी पोस्टिंग बहुत जल्दी दिल्ली में होने वाली थी। संतोष सिंह के बारे में सुनकर आपको बॉलीवुड की उन मूवीज का ख्याल आ जाएगा जिनकी कहानी में बड़े बाप का लड़का बुलेट की सवारी करता है और लड़कियों को परेशान करता है। संतोष भी कुछ उसी तरह प्रियदर्शनी का पीछा करने लगा। बार बार प्रिया के डांटने के बाद भी संतोष को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रिया भी इग्नोर करती रही। फिर एक दिन सुबह प्रिया यूनिवर्सिटी कैंपस में क्लास अटेंड करने आई। अपने सहेलियों के साथ हंसी मजाक करते हुए आगे चल ही रही थी कि तभी संतोष ने उसके सामने अपनी बुलेट खड़ी की और सबके सामने ही गुलाब के फूल के साथ उसे प्रपोज कर दिया। सबकी नजरें प्रिया पर थी, लेकिन प्रिया पर इस गुलाब का कोई असर नहीं हुआ और उसने संतोष को रिस्पेक्टफुली मना कर दिया।
कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर से संतोष कैंपस पहुंचता है और प्रिया को प्रपोज करता है और प्रिया का भी सेम रिएक्शन रहता है। उसे संतोष की हरकतों के बारे में मालूम था, इसलिए फिर से संतोष के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। इस रिजेक्शन को संतोष अपने ईगो में ले लेता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर एक आईपीएस के लड़के को कोई लड़की कैसे मना कर सकती है। इसलिए संतोष धमकी भरे लहजे में प्रिया से कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, नहीं तो तुम पछताओगी और तुम्हारा पूरा परिवार भी। इतना कहकर संतोष बुलेट स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि प्रिया के सामने दो रास्ते थे। पहला कि वो सब कुछ अंदर ही अंदर सहती रहे और दूसरा कि वो इन सब बातों की जानकारी अपने परिवार को दे दे। प्रिया ने दूसरे रास्ते को चुना और अपने परिवार को संतोष की हरकतों के बारे में बता दिया। परिवार को चिंता हुई। उन्होंने तुरंत प्रिया को पुलिस के पास शिकायत करने को कहा। दूसरे ही दिन प्रिया एक सहेली के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि सर, मुझे एक लड़के के खिलाफ शिकायत करनी है। वो किसी साइको की तरह मेरा पीछा करता है। पुलिस लड़के का नाम पूछती है और जब नाम पता चलता है तो बिना शिकायत लिखे ही उल्टा प्रिया को ही समझा बुझाकर वापस भेज दिया जाता है। पुलिस कुछ करती भी तो कैसे। जैसे ही उसके पिता का नाम पता चलता कि ये तो आईपीएस का लड़का है तो पुलिस अपने कदम को पीछे खींच लेती। लेकिन परिवार ने भी कंप्लेंट करना बंद नहीं किया और आखिर पुलिस को दबाव की वजह से कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को प्रिया की प्रोटेक्शन में लगाना पड़ा। लेकिन फिर भी संतोष की हरकतें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे न्यू ईयर आ चुका था। इसी साल संतोष के पिता का ट्रांसफर दिल्ली में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट पर हो गया। अभी तक इस पूरे केस में कई शिकायतों के बाद भी पुलिस ने संतोष के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे। अब तो उसके पिता जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर तैनात भी हो चुके थे। इस बात से संतोष का हौसला और बढ़ गया। फिर तारीख आई 23 जनवरी 1996। सुबह सुबह की बात है। प्रिया अपने वसंत विहार वाले फ्लैट में अपना कुछ काम कर रही थी और साथ में रेडियो में गाना भी सुन रही थी। और इसी सुबह संतोष सिंह की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो सीधे अपनी बाइक से प्रिया की सोसाइटी में पहुंच गया। बाइक को फ्लैट की बिल्डिंग के नीचे पार्क किया और अपने हाथ में एक हेलमेट को टांग कर सीधा प्रिया के फ्लैट के दरवाजे के सामने पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। प्रिया के मन में डर तो था ही, इसलिए वो कमरे के अंदर ही थी और दरवाजा उनके घर के नौकर वीरेंद्र प्रसाद ने खोला। दरवाजा खोलते ही वीरेंद्र ने संतोष से सवाल किया कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इसके बाद संतोष ने वीरेंद्र को समझाया कि अब सब सही करने आया हूँ, मैं अब समझौता कर लूंगा। आज के बाद प्रिया को मुझसे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे बस उससे एक बार बात करनी है। वीरेंद्र को भी लगा शायद अब सब कुछ सही हो जाएगा, इसलिए उसने संतोष को अंदर आने दिया और वीरेंद्र के भी जाने का समय हो गया था तो इसलिए वो वहां से चला गया। इसके बाद संतोष फ्लैट के अंदर पहुंचा और नौकर के जाने के बाद दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। घबराई हुई प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था और प्रिया ने घबराते हुए कहा, तुमने दरवाजा क्यों लॉक किया है, खोलो इसे। प्रिया की ये कहते ही संतोष हैवान बन गया। उसने अपने आप को प्रिया के ऊपर झोंक दिया। उसके साथ हवस और दरिंदगी की सारी हदों को पार किया। प्रिया का रेप किया और अपने साथ जो हेलमेट लेके आया था उससे प्रिया के चेहरे और सीने पर 14 वार किए। इसके बाद भी उसकी हैवानियत कम नहीं हुई। उसने फिर प्रिया का रेप किया और हीटर के तार से प्रिया का गला बांधा और उसे घसीटते हुए उसके गले को तब तक दबाया जब तक इस देश की होनहार बेटी ने दम नहीं तोड़ दिया। अपने हवस की प्यास बुझाने के बाद संतोष वहां से भाग गया। इस हैवानियत से सिर्फ एक घर की बेटी की मौत नहीं हुई थी, बल्कि देश की सभी बेटियों के सपनों की भी मौत हुई थी। वो सारी लड़कियां जो छोटे शहरों में बैठकर सोचती हैं कि वो एक दिन इस देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगी। प्रिया के मर्डर के बाद शाम के 5:30 बज चुके थे। कांस्टेबल राजेंद्र सिंह के आने का समय हो चुका था। फिर राजेंद्र एक और कांस्टेबल देव कुमार के साथ प्रिया के फ्लैट के बाहर पहुंचे, लेकिन कई बार आवाज देने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। राजेंद्र सिंह को कुछ शक हुआ। फिर वो पीछे के दरवाजे से प्रिया के घर के अंदर आए।
और फिर वहां की हालत को देखकर उनकी आत्मा भी रोने लगी थी। उन्होंने देखा कि प्रियदर्शनी की लाश बेड के नीचे खून से सनी हुई पड़ी है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। प्रिया की मां राजेश्वरी मट्टू और पिता चमन लाल मट्टू भी आ गए। मां दहाड़े मार मार कर रो रही थी और केवल एक नाम ले रही थी, मेरी बेटी को संतोष सिंह ने मारा है। संतोष के पिता जेपी सिंह का ट्रांसफर दिल्ली हो चुका था। वो पुलिस कमिश्नर के बाद दूसरी रैंक के अधिकारी थे, जिनके दखल देने की वजह से प्रियदर्शनी केस कमजोर होता गया। पुलिस ने इस केस को इतना कमजोर कर दिया और अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि प्रियदर्शनी का रेप नहीं हुआ था। संतोष को फंसाने के लिए उसके ब्लड सैंपल को प्रिया के अंडरवेयर में डाल दिया गया। इसके बाद सीबीआई को भी इन्हीं एविडेंस के साथ इस केस को ट्रांसफर किया गया। फिर 3 दिसंबर 1999 को दिल्ली की सेशन कोर्ट ने संतोष सिंह को बरी कर दिया। जज जीपी थरेजा ने कहा कि हम जानते हैं कि संतोष ने ही हत्या की है, लेकिन सीबीआई ने जो सबूत दिया है वो बेहद घटिया है। हम ये भी जानते हैं कि सीबीआई ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। इस फैसले के बारे में जैसे ही आम लोगों को पता चला, उनका गुस्सा जस्टिस सिस्टम और सीबीआई के ऊपर फूट पड़ा। सेलिब्रिटीज और इस देश की आम जनता सड़कों में कैंडल मार्च के साथ उतर आए और पूरे देश की एक ही आवाज थी कि आखिर प्रियदर्शनी को इंसाफ कब मिलेगा। फिर साल 1999 आया। संतोष ने शादी कर ली और दिल्ली के लोअर कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस भी करने लगा। फिर सीबीआई की आंखें खुली और उसने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 29 फरवरी 2000 को दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर दी। उसी दौरान जसिका लाल मर्डर केस का फैसला आया। इसी केस के साथ प्रियदर्शनी मट्टू केस की फाइल भी फिर से खुल गई थी। आम जनता और मीडिया का प्रेशर इस कदर तक बढ़ा था कि जिस प्रियदर्शनी केस की सुनवाई पिछले 6 सालों से रुकी हुई थी, सितंबर 2006 से हर दिन उस केस की सुनवाई होने लगी। सीबीआई ने फिर से कई बार एविडेंस पेश किए और 42 दिन बाद 17 अक्टूबर 2006 को हाई कोर्ट ने संतोष सिंह को प्रियदर्शनी मट्टू के रेप और हत्या का दोषी पाया। 30 अक्टूबर 2006 ही वो दिन था जब दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रियदर्शनी की हत्या को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में रखते हुए संतोष सिंह को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बदल दिया। 19 फरवरी 2007 ही वो तारीख थी जब संतोष सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान संतोष के वकील ने फिर से डीएनए रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। वकील की तरफ से सेशन कोर्ट के फैसले का भी जिक्र दिया गया और संतोष की छोटी सी बेटी का भी हवाला दिया गया। फिर अक्टूबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने संतोष सिंह की फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। अपनी बेटी प्रियदर्शनी को न्याय दिलाने के लिए उनके पिता ने बहुत मेहनत की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो थोड़ा निराश हुए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि मेरी बेटी के कातिल को मौत की सजा मिलेगी, लेकिन आज मुझे दुख हुआ। 14 साल का संघर्ष बहुत होता है। हम फिर मिलेंगे एक नई रियल क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक सुनते रहिए। सुनना और सावधान रहना बहुत जरूरी है।